प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर, अब्दुल्ला, मंसूर, पसमानदा, डेमोक्रेसी। सलाम आदाब। मैं हूं राशिद अयाज, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से। आज आप जुड़े हैं पसमानदा डेमोक्रेसी के एक विशेष कार्यक्रम से। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज और पसमानदा डेमोक्रेसी मिलकर एक साक्षात्कार श्रृंखला कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का समर्थन करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। पसमानदा महाज और पसमानदा डेमोक्रेसी मिलकर एक साक्षात्कार श्रृंखला कर रहे हैं। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज पसमानदा समुदाय के, पसमानदा समाज के बुद्धिजीवों, कार्यकर्ताओं, नेताओं, उनके विचारों को प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए, पसमानदा हालात पर बातचीत के लिए मौजूद है बीडी बोरकर जी, एक्स प्रेसिडेंट बामसेफ, फार्मर प्रेसिडेंट पीपीआईडी। बोरकर जी, आपसे सवाल है, वर्तमान समय में दलित आंदोलन की प्रमुख चुनौतियां क्या है? पहले तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे आपकी चैनल पर अपने विचार रखने के लिए मौका दिया है। तो आपका जो पॉइंट है कि चुनौतियां क्या है, हाँ? तो आप देखेंगे कि पहली बात तो दलित आंदोलन जो शब्द इस्तेमाल होता है, हम इसको नहीं मानते, क्योंकि दलित शब्द जो है, ये शब्द एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, नंबर वन। दूसरा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, क्योंकि नॉर्मली ये समझा जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को दलित आंदोलन बोला जाता है, जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद दलित शब्द को मना कर दिया है लिखित रूप से। ब्रिटिशों के सामने उन्होंने कहा, क्योंकि आप अपने लिटरेचर में हमें डिप्रेस क्लासेस लिखते हो, क्योंकि दलित शब्द डिप्रेस क्लासेस का एक ट्रांसलेशन है, तो आप डिप्रेस क्लासेस आपके लिटरेचर में या पत्राचार में लिखते हो, लेकिन मैं इस शब्द से सहमत नहीं हूं। तो इसलिए इस आंदोलन को दलित आंदोलन कहना ठीक नहीं होगा। जहां तक हम लोग हैं, जो हम संगठन चलाते हैं, तो हम इसको फुले अम्बेडकराइट आंदोलन कहते हैं। तो इसको ऐसा ही परिभाषित किया जाए, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब जहां तक चुनौतियों का सवाल है, चुनौतियों का जहां तक सवाल है, तो देखिए ढेर सारी चुनौतियां हैं। समझ लीजिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से जो प्रमुख रूप से अधिकारों के लिए वो लड़ाई थी, इस देश का जो मूल निवासी बहुजन समाज है, जिनको मनुस्मृति के कानून में कोई अधिकार ही नहीं थे, जो भी थी कर्तव्य थे, ड्यूटीज थी इनकी। तो इसलिए ये पूरी लड़ाई जो है इस आंदोलन की, ये अधिकारों की लड़ाई है, और ये लड़ाई स्पेशली ब्रिटिश इंडिया में शुरू हुई। और ब्रिटिश इंडिया में तब शुरू हुई जब इस देश के लिए संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो 1950 में जो संविधान लिख के तैयार हुआ, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ब्रिटिश इंडिया में जो सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तब से ये बात चल रही है कि इस देश का जो शूद्र और अतिशूद्र जाति है,
शूद्रों में जो बैकवर्ड क्लासेस की जातियां आती है और अति शूद्रों में मतलब अनटचेबल्स जातियां आती है, इनके अधिकारों को ब्रिटिश इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें इन्हें अधिकार मिलने चाहिए। वो ये लड़ाई है। तो आप ये देखेंगे कि अब वो उसमें उसमें शामिल भी हुए, उसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था आई। फिर उसके बाद भारत का संविधान जब इंडिया स्वतंत्र हुआ तो फिर भारत का संविधान भी बनाया गया। फिर उसके निर्माता भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन द सेंस ही वाज ए चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। उन्होंने ये सभी अधिकार न सिर्फ इस देश के दबे पिछड़े लोगों के लिए, लेकिन इस देश के हर नागरिक के लिए वहां अधिकार लिखे। ये अधिकार जो उसमें लिखे हुए हैं, वो शुरू के दौर में जैसे एजुकेशन की बात है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखे थे। और रिजर्वेशंस की बात है, मतलब वो रिप्रेजेंटेशन बाय रिजर्वेशन, इसको इसी ढंग से देखना चाहिए। इट इज नॉट मियरली ए रिजर्वेशन जो अभी बात चल रही है। बात ये थी कि समाज का ये जो तबका है, एक डेमोक्रेटिक इंडिया में इस देश के हर नागरिक को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हर कम्युनिटी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो वो जो आर्टिकल 16 में वो आया है रिप्रेजेंटेशन बाय रिजर्वेशन, तो ये मिला शुरू के दौर में। लेकिन आज जो स्थितियां है जिसकी वजह से कुछ लोगों की तरक्की हुई, एजुकेशन में लोग सामने आए, मेरे जैसे लोग अफसर बन के रिटायर भी हुए, ऐसे कहीं है। लेकिन अब ये चलते चलते जब ये बीजेपी की सरकार आई तो ये सब अधिकार उन्होंने मतलब प्राइवेटाइजेशन का मामला शुरू कर दिया। पहले तो कांग्रेस ने शुरू किया, 1991 में एलपीजी शुरू कर दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उससे कहीं लोगों की नौकरियां चली गई, फिर लोग वहीं आ गए, हैंड टू माउथ बन गए। ये फंडामेंटल जो जो आप चुनौतियों की जो बात कर रहे हैं, वो मूल रूप से जो अधिकार भारत के संविधान में सम्मिलित किए गए, वो अधिकार जमीनी स्तर पर ना मिले, इसके लिए पूरी कोशिशें हो रही। मतलब 3 संस्थाएं जो संविधान की बनाई गई, जिसमें लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, आती है उसमें, और भिन्न भिन्न राज्यों की विधानसभाएं आती है। फिर सरकार में बनी जिसको एग्जीक्यूटिव कहा है, फिर जुडिशियरी, ये 3 संस्थाएं बनाई संविधान में प्रमुख रूप से। और इन संस्थाओं के माध्यम से ये जो अधिकार संविधान में लिखे हैं, ये जमीनी स्तर पर ले जाने की बात कही है। पिछले 75 साल से ये अधिकार जमीनी स्तर पर आ ही नहीं रहे, थोड़े बहुत जैसे शुरुआत के दौर में आए, जैसे मैंने कहा। लेकिन आज ये तीनों संस्थाओं में जो लोग बैठे हुए हैं, वो ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो मनुवादी लोग हैं। मनु की कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिखी हुई है, उसी दायरे में वो काम कर रहे हैं, भारत के संविधान को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 13 में मनुस्मृति को खत्म कर दिया। उसमें लिखा है, ऑल दोज लॉज एंड ऑल दोज प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ which are inconsistent with the provisions of this constitution stands null and void। इसका मतलब तो यह है कि मनुस्मृति stands inconsistent with this constitution। वहां गैर बराबरी की बात थी, यहां बराबरी की बात है, तो मनुस्मृति को खत्म कर दिया था। लेकिन जो मनुस्मृति के चाहने वाले लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, उनको तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उनके लिए तो सभी अधिकार वहां सुरक्षित थे। इसलिए उन्होंने जितनी भी संस्थाएं हैं, ये तीनों संस्थाएं, इन संस्थाओं में उन्होंने अपने लोगों को बिठाया। मतलब पार्लियामेंट में या तो ये है, या इनके चमचे हैं जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के हैं,
इवन मुस्लिम लोग हैं उनके चमचे, और वो चमचे जो है बोलते नहीं पार्लियामेंट में हमारे अधिकारों के लिए, और इसलिए पार्लियामेंट में हमारे हित में कानून नहीं बन रहे, सरकार नीतियां नहीं बना रही हमारे हित में, हमारे विरोध में नीतियां बना रही। और जो जुडिशियरी है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर देश की जनता के विरोध में अगर कोई नीति बनी या कोई कानून बना तो उसकी सही व्याख्या करे और देश की जनता के अधिकारों की रक्षा करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगर पिछले 10 साल के 15 साल के अगर उनके निर्णय हम देखते हैं, उनके जजमेंट देखते हैं, तो हर निर्णय जो है, ये जो व्यवस्था बनाई थी रिप्रेजेंटेशन की, उसके खिलाफ में दिए जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती तो भारत के संविधान को उसके लेटर एंड स्पिरिट के साथ लागू करवाना, यही इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के आंदोलन की या फुले आम्बेडकराइट आंदोलन की सबसे बड़ी चुनौती। जी जी बोरकर जी, क्या आपको लगता है कि अम्बेडकर रहित आंदोलन या अपने मतलब पिछले कुछ सालों में अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है? वो मैं बताया, जैसे आप शुरू में भी मैंने बताया आपको कि जी इस आंदोलन से जब बाबा साहब थे उसी दरमियान मतलब कुछ चीजें मिली है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसमें जो रिजर्वेशन की रिप्रेजेंटेशन बाय रिजर्वेशन की जो व्यवस्था की है, तो लोगों को मिला ना। जैसे मैं पहले ही बताया कि मेरे जैसा एक गरीब का लड़का एक अच्छा एजुकेशन लिया, मैंने एमएससी तक पढ़ाई की, मैं नागपुर यूनिवर्सिटी में मेरिट में भी आया। मतलब इसे देखिए, अगर अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना लोगों को, तो लोग तरक्की करते हैं। तो जी मैं बिल्कुल। मतलब एक अफसर बन के रिटायर हुआ, एडिशनल कमिश्नर करके, एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स करके रिटायर हुआ, और मेरे जैसे कहीं आईएएस अधिकारी बने, आईपीएस अधिकारी बने, आईआरएस अधिकारी बनाए, और सबऑर्डिनेट जो जितने भी मतलब एग्जीक्यूटिव है उसमें लोग आए। तो ये नहीं कह सकते कि नहीं मिला, लेकिन जैसे ये मिला, लेकिन नहीं भी मिला। आज भी आप देखेंगे कि जो लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं, हमें मतलब दलित कह के, जैसे जिसको तो मैं नहीं मानता दलित शब्द को, लेकिन उनके ऊपर एट्रोसिटीज होती है, तो ये चीजें बढ़ती है। नौकरियां इनकी चली गई बाद में, तो कुछ मिला। और आज का जो दौर चल रहा है, इस दौर में जो भी कुछ मिला वो कॉन्शियसली निकाला जा रहा है, और उनको फिर से जो मनु की व्यवस्था थी उस व्यवस्था में ढकेला जा रहा है। तो मैं तो इस सवाल का इतना ही जवाब मुझे लगता है पर्याप्त होगा। जी जी, क्या आप मानते हैं कि मुस्लिम समुदाय में भी जाति व्यवस्था मौजूद है? अगर है आप ये तो देखिए, दलित समुदाय को कैसे हाँ, प्रभावित करती? हाँ, वो मैंने देख लिया था, मैंने इसके ऊपर देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जाति व्यवस्था जो है, ये जो जाति का नैरेटिव जो बनाया गया, ये आर्यों का नैरेटिव है। इस चीज को समझिए, मैं इसको विस्तृत रूप से मैं बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। ये इस देश के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं, उनका ये नैरेटिव नहीं है, क्योंकि जाति ब्राह्मणों ने बनाई, आर्यों की व्यवस्था से चातुर्वर्ण की व्यवस्था आई, और चातुर्वर्ण के बाद जाति व्यवस्था आई। तो ये उनका नैरेटिव है, यहाँ के लोगों का ये नैरेटिव नहीं। तो आप ये देखेंगे कि इसलिए हम, और डॉक्टर अंबेडकर ने क्लियर टर्म में लिखा है, कहीं जगह लिखा है कि जब तक इस देश में जाति है, क्योंकि बनाई उन्होंने अपने हित में बनाई है, तो वो जब तक जाति इस देश में रहेगी, इस देश के बहुसंख्यक लोगों का, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जिसमें शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जिसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जिसमें माइनॉरिटीज के लोग हैं, इनका कल्याण नहीं हो सकता।
इसलिए सबसे पहले अगर कोई काम इस देश में होना चाहिए तो जाति को खत्म कर देना चाहिए। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा, और इसको खत्म करने के लिए हमें अल्टरनेटिव आइडेंटिटी, अगर जात एक आइडेंटिटी है तो फिर इसको खत्म अगर करना है तो एक नई पहचान के साथ हमने आना चाहिए। वो नई पहचान जो है वो मूल निवासी पहचान है, जो हम इस देश के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है। इसमें जो जिनको वो शेड्यूल कास्ट कहते हैं वो इस देश के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है, जिनको वो शेड्यूल ट्राइब कहते हैं वो भी ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है, जो ओबीसी है वो भी इनहैबिटेंट्स है। और फिर इनमें से लोग भिन्न भिन्न धर्मों में चले गए, इस्लाम में गए, क्रिश्चियनिटी में गए, सिखिज्म में गए, और फाइनली डॉक्टर बाबा साहब ने बुद्धिज्म में लिए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आपको मैं बता दूं, वो आपके घर में अगर सब किस्म की सुविधाएं हैं, आपका एक मकान है उसमें सब किस्म की सुविधाएं हैं, तो आप दूसरा मकान नहीं बनाते। तो ये आप देखेंगे कि जो पहला मकान है, जो कहते हैं कि मतलब हम लोग हिंदू थे, ये क्लियर है कि हम हिंदू नहीं थे। हम जाति व्यवस्था के अंदर थे ही नहीं, वर्ण व्यवस्था के अंदर। वी आर आउटकास्ट, आउटकास्ट, कास्ट के बाहर के लोग, तो हम उनका हिस्सा ही नहीं है, हम हिंदुइज्म का हिस्सा नहीं है। ये तो 1909 में, ये 1909 में जब कम्युनल इलेक्टोरेट की बात आई तो जो हिंदू करके जो जी रहे हैं उन्होंने अनटचेबल्स लोगों को हिंदू की लिस्ट में शामिल करने के लिए कहा कि भाई ये हिंदू है करके। और आप ये देखेंगे कि मुस्लिम लीग ने 1909 में इसको विरोध किया। वो इसलिए कि अनटचेबल्स लोग जो आउटकास्ट थे उनको अगर हिंदू का हिस्सा बना दिया तो उनकी जो स्ट्रेंथ है बढ़ती है, और कम्युनल इलेक्टोरेट में संख्या के आधार पर उनको प्रतिनिधित्व मिलने की बात थी। और इसीलिए मुस्लिम लीग ने विरोध किया था कि अगर इनको हिंदुओं के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो फिर हिंदुओं की संख्या बढ़ जाएंगी और उनके प्रतिनिधि ज्यादा रहेंगे सेंट्रल असेंबली में। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने विरोध किया था कि इनको उसमें ऐड नहीं करना चाहिए। ये भी दर्शाता है कि हम हिंदू नहीं। अब रही बात आपने जो सवाल किया, तो फिर अगर हम है क्या, अगर हम किसी जाति के लोग नहीं है, ये उनकी नैरेटिव है, तो हम एक कम्युनिटी, हम एक कम्युनिटी के लोग हैं। जैसे मुस्लिम को क्या कहते? मुस्लिम को जाति नहीं कहते, मुस्लिम कम्युनिटी कहते। क्रिश्चियन को क्या कहते? क्रिश्चियन जाति नहीं कहते, क्रिश्चियन कम्युनिटी कहते। सिख को कम्युनिटी कहते। तो हम सभी जो लोग हैं एक कम्युनिटी के लोग हैं, इसको पहले एक समझना चाहिए। फिर इसको आगे बढ़ाते हुए आपके सवाल के जवाब पे आ रहा हूं, शायद इम्प्लीकेशन ना हो ये। आई डोंट नो वेदर यू हैव ए टाइम टू लिसन टू। नहीं, अपनी बातें आप रखिए। हाँ, तो हम एक कम्युनिटी के लोग हैं। और आप ये देखेंगे कि वहां जब ये मामला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आया, संविधान बनाने की बात आई, सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाने की बात आई, तो उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वहां ये बात कही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो मैं आपको उन्हीं के शब्दों में बताना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा कि इस देश में के लिए जो संविधान बनने जा रहा है उसमें इस देश की हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कास्ट का नहीं, कास्ट नहीं कहा,
इस देश के हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और कितना होना चाहिए वो भी लिखा उसमें, ड्यू एंड एडिक्वेट, मतलब कितना होना चाहिए, तो ड्यू एंड एडिक्वेट, इसका मतलब उनकी संख्या के अनुपात में हर कम्युनिटी को जो भारत के संविधान में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, जो ब्रिटिश इंडिया में बन रहा है। अब आप देखेंगे कि इस देश में जो बीजेपी एंड आरएसएस जो लड़ाई झगड़े करवा रही है और रिजर्वेशंस के मुद्दे पर ज्यादा करवा रही है, रिजर्वेशंस के मुद्दे पर यहाँ के अनटचेबल्स लोग और जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी जिनको कहते हैं उनके खिलाफ में, और कम्युनल झगड़े मुस्लिम भाइयों के ज्यादा करा। अगर वो जो प्रपोजल्स बाबा साहब ने वहां रखे थे कि इस देश के हर कम्युनिटी को ड्यू एंड एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और उसको उसी ढंग से अगर लागू किया होता तो मुझे नहीं लगता कि आपका जितना बनता है उतना आपको मिल जाता, मुस्लिमों को उनका मिल जाता, क्रिश्चियनों को उनका मिल जाता, सबको बराबर मिल जाता। तो जब बराबरी का हिस्सा मिल रहा है उनके पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन में, तो इस देश में कोई लड़ाई झगड़े होने का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन ये कॉन्शियसली इस देश में लड़ाई झगड़े किए जा रहे हैं। अच्छा, ये बात वहां की नहीं है। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, बाकी राजनीति चली, फिर देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद फिर भारत का संविधान लिखने की बात, भारत के संविधान में भी जो आर्टिकल 16 है, जिसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सरकारी नौकरियों में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये वो क्लॉज है आर्टिकल 16। उसका करस्पॉन्डिंग जो आर्टिकल है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आर्टिकल है 10(1) ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। उस पर जो बहस चल रही थी संविधान सभा में, उसमें बहस चल रही थी, उसका जवाब देते वक्त डॉक्टर बाबा साहब ने जो कहा है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जो लिखा है अंग्रेजी में ही बोलते थे, अंग्रेजी में लिखते थे, थोड़ा लंबा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां भी उन्होंने कम्युनिटी ही बात की है, कास्ट वाली बात नहीं कही है। मतलब आज भारत के संविधान का इंटरप्रिटेशन कास्ट लाइन पे हो रहा है, क्योंकि ये नैरेटिव उन्होंने अपने हित में बनाया। लेकिन भारत के संविधान में आर्टिकल 16 जो है, उसका ड्राफ्ट आर्टिकल 10 है, उसके बारे में जो कहे है, मैं पढ़ू, अंग्रेजी में है, थोड़ा पढ़ू। ये लिखते हैं, आप पढ़ सकते हैं। सुन लीजिए, while concluding his final remark on Article 10 of the draft Constitution, which is Article 16 of our Constitution, on equality of opportunity in the public employment in the Constituent Assembly, on 30th November 1948, he said, subclause 1 of Article 10, it is a generic principle. At the same time, as I said, we have to reconcile the formula, the demands made by certain communities, that the administration, which has now, for historical reasons, controlled by one community or a few communities. ये कौन है? वन कम्युनिटी एंड फ्यू कम्युनिटीज, आप समझ सकते हैं, few communities, that situation should disappear. Administration is controlled by one community or few community should disappear, and others also must have an opportunity of getting into the public services. बिल्कुल क्लियर है, कम्युनिटीज की बात कही है, क्योंकि ये सब मामला जो चल रहा है हमारे देश में वो रिजर्वेशन से रिलेटेड मामला है।
ये चर्चा भी हम जो कर रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि जो मुस्लिम भाई है उसमें भी कास्ट है कि नहीं, मुस्लिम एक कम्युनिटी है और कास्ट उनका नैरेटिव है। तो फिर वो जो उनमें जो भिन्न भिन्न जातियां बनाई वो एक्चुअली आर्टिसन क्लास है, वो आर्टिसन लोग है, वो अलग अलग लोग नहीं है, एक ही है, लेकिन कोई अलग काम कर रहा है, कोई अलग काम कर रहा है, उस काम के अनुरूप उनको जो उनको आइडेंटिफाई किया है, किसी को दर्जी किया है, किसी को नाई किया है, जो भी किया है, वो अलग नहीं है, वो एक ही है, एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, वो कास्ट नहीं है, वो एक एक उसको ये कहेंगे कि एक व्यवसाय है वो। तो आप ये देखेंगे आगे में फर्दर इन द सेम पैराग्राफ ही सेड, if honorable members understand this position, that we have to safeguard two things, namely the principle of equality of opportunity and at the same time satisfy the demands of the communities which have not had so far representation in the state, then I am sure they will agree that unless you use some such qualifying phrase as backward. तो आप ये देखेंगे, मैं इसको इसलिए पढ़ा आपके लिए कि बेसिकली ये देश में कोई जाति नहीं थी, जाति उन्होंने बनाए। इस देश में जो भी लोग थे, जो इस देश के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है, दे वर एंड दे आर अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग समुदाय के लोग हैं और इन समुदायों को उनके संख्या के अनुपात में ड्यू एंड एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। भारत के संविधान में बाबा साहब ने इसको इनकारपोरेट किया, लेकिन इस देश में जो जुडिशियरी है, जो लेजिस्लेचर है या जो एग्जीक्यूटिव है, इसमें एक ही वर्ग का जो लिखा है उन्होंने, उनका बहुमत होने की वजह से और कास्ट उनका नैरेटिव होने की वजह से संविधान को जाति के दायरे में एग्जामिन किया जा रहा है, संविधान को जाति के परिप्रेक्ष्य में इंटरप्रेट किया जा रहा है और ऐसा करके भिन्न भिन्न जातियों को आपस में लड़ाने का कार्यक्रम बनाया गया, जो पहले से ही लड़ा रहे थे। तो फिर संविधान काय के लिए होना चाहिए? अगर पहले जातियां है और उधर लड़ाई चल रही है और फिर नया संविधान बना के फिर लड़ाई चल रही है, तो फिर उस संविधान की क्या जरूरत है? आप इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम जाति नहीं है। और इसलिए आपने जो मुझे स्पेसिफिक सवाल पूछा, क्या मुस्लिम लोगों ने भी जातियां है, ऐसा आप मानते हो क्या? तो मैं तो जाति को ही नहीं मानता हूं, उसको डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा हूं। फिर आपने ये पूछा मुझे कि उसका यहाँ की जो आंदोलन है या जो यहाँ की जो जिसको आप लोग दलित कह रहे हैं, जिसको मैं नहीं मानता, तो उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? ये आपका सवाल था मेरा ख्याल, अगर मैं गलत नहीं। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर उनको उनकी संख्या के अनुपात में उनको भी रिप्रेजेंटेशन बाय रिजर्वेशन दिया जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट जो मुस्लिम भाई है, मैं आपको बता दूं, फ्रीडम एट मिडनाइट, आपने पढ़ा होगा फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट जो लिखा गया है, उसके आथर जो है, उन्होंने उसके पेज नंबर 29 पे, पेज नंबर उसका 29, फ्रीडम एट मिडनाइट, वो क्या लिखा है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और तो उसको आप समझने की कोशिश करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उन्हीं का जस्ट बियर विद मी, पॉइंट नंबर।
मैं पढ़ता हूं, फ्रीडम एट मिडनाइट में क्या लिखा है मैं पढ़ता हूं, ताकि ये क्लियर हो जाएगा कि क्या जो इनको दलित कहा जाता है उनके आंदोलन पे मुस्लिम भाइयों को अगर रिजर्वेशन मिलता है तो कोई आपत्ति हो सकती है क्या? ये आपका बेसिक सवाल था, उसके जवाब में मैं ठीक है, बताना आप चाहता कहिए, हूं। हाँ, पढ़िए। मुस्लिम स्पेशली पसमानदा मुस्लिम एज ए कम्युनिटी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दी अनटचेबल्स। ये अनटचेबल्स लोगों से अलग नहीं है। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ देम आर कन्वर्टेड फ्रॉम दी अनटचेबल्स। I draw your attention to the book Freedom at Midnight by Dominic Lapere and Larry Collins. On page 29, it is stated that the Hindus did not forget that the mass of Muslims were the descendants of untouchables. The mass of Muslims were the descendants of untouchables who had fled Hinduism to escape their misery. मतलब वो उस वक्त के अनटचेबल लोग ही है, उनको जिस ढंग से सताया गया ब्राह्मणिज्म में, हिंदुइज्म में, जैसे मैंने कहा वो तो है ही नहीं हिंदू वैसे, लेकिन ऐसा वो मानते थे। तो जब उनको सताया गया तो इसलिए उन्होंने हिंदुइज्म को छोड़ के इस्लाम कबूल किया। ये लेपेरे जिन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट लिखा, बड़ा फेमस किताब है। ए मुस्लिम एंटरिंग ए हिंदू किचन वुड पोल्यूट इट। मतलब अगर कोई मुस्लिम भाई हिंदुओं के किचन में अगर जाता है तो जैसे अनटचेबल लोगों के साथ अगर कोई अनटचेबल गया तो पोल्यूट हो जाता है उनका किचन, लाइक वाइज वो ये कह रहा है कि अगर कोई मुस्लिम भाई अगर हिंदुओं के किचन में गया तो वो भी पोल्यूट हो जाता है। ये दर्शाता है, और उसने खुद कहा कि लॉट ऑफ मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम दे मेजॉरिटी ऑफ द अनटचेबल्स दे हैव अडॉप्टेड इस्लाम बिकॉज टू गेट अवे फ्रॉम द मिजरी। तो आप ये देखेंगे कि मैं ये मानता हूं कि हम अलग अलग लोग नहीं है, हम एक ही लोग, हम अलग लोग नहीं है। हम भिन्न भिन्न समय पे भिन्न भिन्न धर्मों में गए, क्योंकि हमारे साथ जो व्यवहार हुआ सोकाल ब्राह्मणिज्म में या ब्राह्मणिज्म में सोकाल हिंदुइज्म में, जो हमारे साथ समय समय पे जो व्यवहार हुआ, जो ह्यूमिलेशन हुआ, जो अपमानित किए गए, तो हम कभी पहले इस्लाम में चले गए, पहले क्रिश्चियनिटी में चले गए, फिर इस्लाम में चले गए, पहले इस्लाम में चले गए, फिर क्रिश्चियनिटी में चले गए, फिर सिखिज्म में चले गए, और फिर लास्ट में बुद्धिज्म में गए, और अभी भी कुछ उधर बचे हुए गंदगी में, अभी भी कुछ गंदगी में बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये बताना चाहता हूं कि इस्लाम में जो लोग हमारे हैं, जिनको वहां भी जो उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए था, जो बराबरी का व्यवहार होना चाहिए था, हम क्यों गए वहां? गैर बराबरी के व्यवहार के लिए नहीं गए हम वहां इसलिए गए कि इस्लाम में जो है इक्वालिटी, और आज भारत का जो मुसलमान है वो हमारे लोगों के साथ जो व्यवहार कर रहा है, गैर बराबरी का व्यवहार कर रहा है वहां। इसके लिए नहीं गए थे हम इस्लाम में। हम बुद्धिज्म में भी गए अभी बाबा साहब के साथ, इसलिए नहीं गए कि हमारे साथ वहां गैर बराबरी का व्यवहार। हम इक्वालिटी के पुरस्कर्ता है, हम चाहते हैं, हम अपमानित नहीं होना चाहते हैं, हम रिस्पेक्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, इसके लिए गए। तो ये जो वहां उनको पसमानदा करके उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, ये कतई इस्लाम, मुझे नहीं लगता जो लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं वो सही इस्लाम को मान रहे हैं। और जब जैसे हम इधर लड़ रहे ब्राह्मणिज्म के साथ, वैसी लड़ाई वहां कि इस्लाम के टेनेट्स ये नहीं है। इस्लाम इक्वालिटी की बात करता है, और जो लोग वहां हमारे लोगों के साथ गैर बराबरी का व्यवहार कर रहे पसमानदा बोल के, तो उनके साथ लड़ाई लड़ना होगा, और मिलके लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे तो नहीं होगा। एज ए ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस लैंड,
इस देश के हम ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, हम एक खून के लोग हैं, मिल के लड़ेंगे तो हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। मुझे इस सवाल के परिप्रेक्ष्य में ये जवाब मैं देना चाहता हूँ। जी, क्या आपको लगता है कि आरक्षण नीति में कोई बदलाव की आवश्यकता है? अगर है तो किस प्रकार के बदलाव की जरूरत है? अब आप देखिए कि जैसे मैंने कहा कि आरक्षण की जो नीति है वो बिल्कुल क्लियरली लिखा है, मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि वो हम कम्युनिटीज, कास्ट नैरेटिव हमने डिसरिगार्ड कर देना चाहिए। कास्ट नैरेटिव के तहत अगर हम कुछ चीजें मांगते हैं और वो देते हैं तो ये बन गया मामला कि वो देने वाले और हम मांगने वाले। तो फिर देने वाला ही डिसाइड करेगा ना क्या देना है और कितना देना है। ये लड़ाई नहीं हो सकती। इसलिए ये नैरेटिव जो है कास्ट नैरेटिव से आधार के ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन बदलाव जरूर होना चाहिए। और मैं कहूं तो बदलाव नहीं है, वो ओरिजिनल है। कॉन्स्टिट्यूशन में इनको कम्युनिटीज कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनको कास्ट नहीं कहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी कहा है कि उनका प्रतिनिधित्व बराबरी का होना चाहिए, उनको ड्यूज एंड एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो बदलाव होना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशन को उसके ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट्स के साथ पढ़ना चाहिए और पढ़ के उनके जो अधिकार है कितने हैं, ड्यू एंड एडिक्वेट, उनके उतने देना चाहिए आर्टिकल 16 के तहत। अगर ऐसा होता है तो मेरा ख्याल है इस देश में अमन रहेगा, जो हम चाहते हैं। क्यों चाहते हैं इस देश में अमन? हम लड़ाई झगड़े नहीं चाहते। हम क्यों चाहेंगे हमारे देश में लड़ाई झगड़े हो? हम अपने देश की तरक्की चाहते हैं, उनके जैसे लड़ाई झगड़े करके सत्ता में नहीं रहना चाहते। तो इस तरक्की के लिए हमें जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसका सही इंटरप्रिटेशन हो, कम्युनिटी के आधार पर हर कम्युनिटी को उनके संख्या के अनुपात में उनको रिप्रेजेंटेशन मिले बाय रिजर्वेशन। अब जो ग्राउंड रियलिटी है ये समझ लीजिए कि जैसे अभी मुस्लिम भाई है तो उसमें पसमानदा भी है और सो कॉल्ड हाई कास्ट मुस्लिम जो जिनको वो खुद को बोलते हैं। तो फिर किसको मिलना चाहिए ये सवाल आएगा उधर भी। एज ए कम्युनिटी मिलना चाहिए, लेकिन विद इन कम्युनिटी किसको मिलना चाहिए सवाल आएगा। तो उसमें जिसको डिनाई किया गया है, जिन्होंने अभी तक बेनिफिट नहीं लिया, उनको पहले मिलना चाहिए, और जिन्होंने ऑलरेडी ले लिया है दे शुड नॉट क्लैमर फॉर इट। क्यों? कि अगर सचमुच उस कम्युनिटी का कल्याण करना चाहते हैं तो अकेले वो जो खुद को अपर समझते हैं उतने ही तो नहीं है ना उस कम्युनिटी में। तो जिनको नहीं मिला उनको मिलना चाहिए, और जिनको मिला है उन्होंने सब्र रखना चाहिए कि जब तक इनको उनका पूरा शेयर नहीं मिलता और पूरी कम्युनिटी का उत्थान नहीं होता तब तक जो पीछे रह गए उनको मिलना चाहिए। तो जो जिनको वो पसमानदा कहते हैं, हम क्यों कहेंगे? हमको कहना इसलिए पड़ रहा है, हमें कहना इसलिए पड़ रहा है खुद को कि हम पीछे रह गए, पीछे छोड़ दिया हमें उन्होंने। अदरवाइज कोई आदमी पीछे नहीं रहना चाहता, गिवन एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मिलने से हर आदमी अपनी तरक्की करना चाहता है, पीछे नहीं रहना चाहता। हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। जितने भी बेनिफिट्स मिले ये सो कॉल्ड हाई कास्ट जो है, वेदर वो मुस्लिमों में है या हिंदुओं में है या हम जो हिंदू नहीं उसमें है, जो पीछे रह गए उनका कल्याण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को आप इसी परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। जी बोरकर जी, क्या आप दलित मुस्लिम को अनुसूचित जाति में शामिल करने के पक्ष में हैं? अब आप वो जाति के सवाल पे पूछ रहे हो हैं, और मैं जाति से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं।
और मैंने ये भी कहा कि मैं उनके खिलाफ में नहीं हूं, हमारे ब्लड के है, हमारे खून के रिश्ते हैं, तो हम उनके खिलाफ में कैसे हो सकते हैं? उनके नैरेटिव के अंतर्गत अगर वो नैरेटिव को तो गलत ही नैरेटिव है उनका कास्ट का, लेकिन अल्टीमेटली सत्ता में वो बैठे हुए हैं, तीनों संस्थाओं में वो बैठे हुए हैं, वो उसको इंटरप्रिट कम कर रहे हैं और मिस इंटरप्रिट ज्यादा कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था में अगर मतलब जो पसमानदा जिनको कहे जा रहे हैं, उनको अगर जो अनटचेबल्स जातियां है उनके साथ अगर उनको मिला दिया जाए तो उसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, ये संगठन भी बोल रहा हूं, लेकिन इसमें हमारी संख्या बढ़ेगी और डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन ड्यू एंड एडिक्वेट होना चाहिए। तो जैसे हम लोगों की संख्या बढ़ती है तो वो उस अनुपात में हमको बढ़ा के ये मिलना चाहिए, तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल आपकी इस सवाल का जवाब भी मैंने देने की कोशिश की है। जी, जी, बिल्कुल, आपने जवाब बहुत अच्छे ढंग से दिया है और बीडी बोरकर जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी बातें रखी और हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ही अपने समुदाय में जागरूकता काम करते रहेंगे और हम आगे भी बात करेंगे, आगे भी आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है? और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मंगल।